कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। बगीचे वाले मनहूस दिन के बाद महेंद्र फिर एक बार विनोदनी को अच्छी तरह अपने वश में लाने को उत्सुक हुआ, किंतु उसके दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को इन्फ्लुएंजा हो गया। रोग खतरनाक न होने पर भी तकलीफ और कमजोरी बहुत ज्यादा थी। विनोदनी दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। महीन ने कहा, दिन रात जाग जाग कर इस तरह तीमारदारी करती रहोगी तो अंत में तुम भी बीमार पड़ जाओगी। माँ की सेवा के लिए मैं आदमी ठीक किए देता हूँ। बिहारी ने कहा, महीन भैया, तुम इतने क्यों घबराते हो? ये सेवा कर रही है तो करने दो। ऐसी सेवा और कोई कर सकता है? महेंद्र ने रोगी के कमरे में बार बार जाना आना शुरू कर दिया। कोई आदमी कुछ काम तो करे नहीं और काम के वक्त हमेशा साथ लगा रहे, यह बात कर्मठ विनोदनी के लिए असह्य थी। उसने झुंझलाकर 2-3 बार महेंद्र से कहा, आप यहाँ बैठे हुए क्या मदद कर रहे हैं? आप जाइए, व्यर्थ पढ़ाई का हर्ज न कीजिए। हालांकि विनोदनी को इस बात में गर्व था और आराम भी मिलता था कि महेंद्र उसका हर वक्त अनुसरण करता रहता है, किंतु इसके माने यह नहीं थे कि इस तरह का कंगलापन किया जाए कि बीमार माँ की रोग शैया तक लुब्ध हृदय से उसके पीछे लगे रहना। इससे विनोदनी का धीरज जाता रहा और महेंद्र से उसे घृणा होने लगी। विनोदनी के स्वभाव में एक खास बात यह है कि किसी भी काम का भार जब उस पर आ पड़ता है तब वह और किसी की भी बात का ख्याल नहीं रखती। जब तक वह खिलाना पिलाना, रोगी की सेवा या घर के कामकाज में फंसी रहती है, तब तक कोई भी उसे असावधान नहीं पा सकता और वह भी काम के वक्त किसी को किसी तरह की अनावश्यक बात करते नहीं देख सकती। बिहारी बीच बीच में थोड़ी देर के लिए राजलक्ष्मी की सेहत पूछने आता और कमरे में घुसते ही समझ जाता कि क्या जरूरत है, कहाँ किस चीज की कमी है, और चट से सब ठीक करके चला जाता। विनोदनी मन ही मन समझ जाती कि बिहारी उसकी सेवा शुश्रूषा को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, इसीलिए बिहारी के आगमन से मानो उसे विशेष पुरस्कार मिल जाता। महेंद्र महज धिक्कार के आवेग में अत्यंत कड़े नियम के साथ कॉलेज जाने लगा। एक तो उसका मिजाज अत्यंत रूखा हो गया, उस पर घर का सब ढांचा ही बदल गया। कभी रसोई ठीक समय पर तैयार नहीं होती, तो कभी साइज लापता है, कभी मोजे का छेद बढ़ता चला जा रहा है, तो कभी कुछ। अब इन सब विश्रृंखलाओं में महेंद्र पहले जैसा आमोद अनुभव नहीं करता। इधर जब जिस चीज की जरूरत पड़ती थी तभी वह चीज हाथ के पास तैयार मिलती थी। इस आराम का वह अनुभव कर चुका था और अब उसकी मुसीबत का अनुभव करने लगा। अब आशा की अशिक्षित अपटुता में महेंद्र को जरा भी आनंद नहीं आता। एक दिन वह कहने लगा, चुन्नी, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे नहाने के पहले ही तुम मेरी कमीज में बटन लगा दिया करो और मेरी अचकन पतलून संभाल कर एक जगह रख दिया करो, मगर एक भी दिन तुमसे यह नहीं होता। नहाने के बाद बटन लगाने और कपड़े ढूंढने में मेरे 2-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। अनुतप्त आशा मारे शर्म के मुरझाकर कहती, मैंने नौकर से कह तो दिया था। नौकर से कह तो दिया था, अपने हाथ से करने में क्या बिगड़ जाता? तुमसे तो किसी काम की उम्मीद करना ही फजूल है। यह आशा के लिए वज्रपात था। ऐसी डांट फटकार उसे कभी नहीं सहनी पड़ी। यह जवाब उसके मन या जबान पर नहीं आया कि तुम्ही ने तो मुझे कुछ सीखने नहीं दिया। उसकी ऐसी धारणा ही नहीं थी कि घर गृहस्थी का काम सीखने के लिए नियमित अभ्यास और अनुभव की जरूरत है। वह समझती थी कि अपनी स्वाभाविक अयोग्यता और निर्बुद्धिता के कारण ही उससे कोई काम ठीक तौर से करते नहीं बनता। महेंद्र ने आत्मविस्मृत होकर जब जब विनोदनी से आशा की तुलना करके उसे धिक्कारा है, तब तब आशा ने उसे बिना द्वेष के विनय और सरल भाव से स्वीकार कर लिया है। आशा बार बार अपनी बीमार सास के कमरे के आसपास चक्कर काटती
और बार बार लज्जित होकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती। भीतर जाने की उसे हिम्मत ही नहीं पड़ती। वह घर गृहस्थी के लिए अपने को आवश्यक कर देना चाहती है, कुछ काम करके दिखाना चाहती है, किंतु कोई उससे काम लेना ही नहीं चाहता। वह नहीं जानती कि किस तरह काम में प्रवेश किया जाता है और किस तरह गृहस्थी में अपने लिए जगह बना ली जाती है। वह अपनी अक्षमता, अयोग्यता के संकोच से बाहर ही बाहर घूमती रहती है। उसके मन में कैसे तो एक तरह की भीतरी वेदना बढ़ती ही जाती है, किंतु अपनी उस अपरिस्फुट वेदना और अव्यक्त आशंका को वह स्पष्ट नहीं समझ पाती। उसे ऐसा लग रहा है कि अपने चारों तरफ के सब कुछ को वह नष्ट किए डाल रही है, किंतु वह यह नहीं जानती कि कैसे तो वह बनकर तैयार हुआ था और कैसे नष्ट हो रहा है, और क्या करने से उसका प्रतिकार हो सकता है। रह रहकर उसकी सिर्फ यही इच्छा होती रहती है कि जोर से रो रो कर वह कहे कि मैं बिल्कुल ही अयोग्य हूँ, बिल्कुल ही असमर्थ हूँ, मेरे समान मूढ़ संसार में और कोई नहीं। पहले तो आशा और महेंद्र ने बहुत देर देर तक घर में बैठकर कभी बातें करके और कभी बातें न करके परिपूर्ण आनंद से सुखमय समय बिताया है, किंतु आजकल विनोदनी के अभाव में आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र के मुंह से सहज में कोई बात ही नहीं निकलना चाहती, और कुछ कहे बगैर चुपचाप बैठा रहना भी उसे कुछ ऊट पटांग सा मालूम होता है। महेंद्र ने नौकर से पूछा, यह चिट्ठी किसकी है? बिहारी बाबू की। किसने दी? बड़ी बहू जी ने। देखूं? कहते हुए महेंद्र ने चिट्ठी ले ली। विनोदनी की चिट्ठी और बिहारी के नाम। उसकी इच्छा हुई कि लिफाफा फाड़ कर चिट्ठी पढ़ ले, पर 2-4 बार उलट पुलट देख भाल कर उसने चिट्ठी नौकर की तरफ फेंक दी। अगर वह चिट्ठी खोलता तो देखता उसमें लिखा है, बुआ जी किसी भी तरह साबू बाली ले ही नहीं रही हैं। आज क्या उन्हें मूंग की दाल का पानी दिया जा सकता है? दवा और पथ्य के संबंध में विनोदनी महेंद्र से कभी कोई बात नहीं पूछती थी। इस विषय में वह बिहारी पर ही ज्यादा भरोसा रखती है। महेंद्र बरामदे में कुछ देर तक चहलकदमी करता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। भीतर घुसते ही उसने देखा कि सामने की दीवार पर जो तस्वीर लटक रही है उसकी रस्सी टूटने में जरा सी कसर है और वह टेढ़ी होकर गिरना ही चाहती है। महेंद्र ने आशा को बड़े जोर से डांटते हुए कहा, तुम्हारी आंखें आजकल कुछ देखती ही नहीं, इसी तरह सब कुछ बर्बाद किए दे रही हो। दमदम के बगीचे से कुछ फूल चुनकर विनोदनी एक गुलदस्ता बना लाई थी और उसे पीतल की फूलदानी में रख दिया था। आज तक वह ज्यों का त्यों सूखा पड़ा है, फेंका नहीं गया। और दिन महेंद्र का इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता, किंतु आज उस पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बिगड़ उठा। जब तक इसे विनोदनी आकर नहीं फेंकेगी तब तक ये यूं ही पड़ा रहेगा, और फूलदानी उठाकर इतनी जोर से बाहर फेंक दी कि वह ठन ठनाती हुई जीने की सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई। महेंद्र सोचने लगा, आशा क्यों मेरे मन की नहीं बन पा रही है? क्यों वे मेरे मन का काम नहीं करती? क्यों वह अपनी स्वभावगत शिथिलता और दुर्बलता के कारण मुझे दाम्पत्य सुख में दृढ़ता से पकड़कर नहीं रख सकती? क्यों वह सर्वदा मुझे विक्षिप्त किए रहती है? सोचते सोचते सहसा उसकी दृष्टि आशा पर जा पड़ी। देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वह पलंग में लगे मच्छरदानी का एक खंभा पकड़े खड़ी है, उसके होंठ कांप रहे हैं, और कांपती हुई सहसा वह तेजी से बगल के कमरे में चली गई। महेंद्र तब धीरे से जाकर फूलदानी उठा लाया और जहां की तहां रख दी। घर के एक कोने में उसकी पढ़ने की टेबल कुर्सी थी। वह उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फिर टेबल पर दोनों कोहनी टेक कर हथेलियों पर सिर रखे बहुत देर तक पड़ा रहा। शाम हो गई। नौकर कमरे में बत्ती जलाकर रख गया, किंतु आशा नहीं आई। महेंद्र छत पर जाकर बड़ी तेजी से इधर से उधर चक्कर काटने लगा। रात के 9 बज गए। महेंद्र का जन विरल घर निशीत रात्रि के समान निस्तब्ध हो गया। फिर भी आशा नहीं आई। महेंद्र ने उसे बुलवाया। आशा अत्यंत संकोच के साथ धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर छत के जीने के दरवाजे के पास तक आकर खड़ी रह गई। महेंद्र ने पास जाकर उसे छाती से लगा लिया।
उसी क्षण पति के वक्षस्थल पर उसका रोना मानो फट पड़ा। उसके रोके रुका ही नहीं, मानो उसके आंसू निबटना ही नहीं चाहते। रोने की आवाज मानो जोर से निकलना चाहती है, उसके दबाए दबना नहीं चाहती। महेंद्र ने उसे अपनी छाती में बांधकर उसका माथा चूम लिया। आकाश के तारे निस्तब्ध होकर देखते रहे। एक दिन रात को बिस्तर पर बैठा हुआ महेंद्र कह उठा, इधर कॉलेज में हम लोगों की नाइट ड्यूटी ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए अब कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज के पास ही मेस में रहना पड़ेगा। आशा ने सोचा, अभी तक क्या गुस्सा बना ही हुआ है? ये मेरे ऊपर गुस्सा होकर चले जाना चाहते हैं। अपनी अयोग्यता से मैं पति को घर से विदा किए दे रही हूं, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा था। किंतु महेंद्र के व्यवहार में नाराजगी का कोई लक्षण नहीं था। उसने बहुत देर तक मुंह से कुछ न कहकर आशा का मुंह अपनी छाती से लगाए रखा और बार बार उसके बालों में उंगलियां डालकर उसके जूड़े को ढीला करता रहा। पहले प्यार के दिनों में महेंद्र इसी तरह आशा के बाल खोल दिया करता था। आशा इस पर आपत्ति करती थी। आज उसने कोई आपत्ति नहीं की। पुलक में विवल होकर वह चुप बनी रही। अचानक उसके माथे पर आंसू की बूंद आ पड़ी। महेंद्र ने तुरंत उसका मुंह उठाकर स्नेहरुद्ध स्वर में कहा, चुन्नी। आशा ने मुंह से कुछ उत्तर न देकर अपने कोमल हाथों से महेंद्र को अपनी छाती से दबा लिया। महेंद्र ने कहा, कसूर हो गया है मुझसे, मुझे माफ करो। आशा ने अपने कुसुम सुकुमार कर पल्लवों से महेंद्र का मुंह बंद करके कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात ना कहो। तुमने कोई भी कसूर नहीं किया, सब दोष मेरा है। मुझे तुम अपनी दासी की तरह डांटो डपटो, दंड दो, मुझे तुम अपने चरणों की सेवा योग्य बना लो। विदा के प्रभात में बिस्तर से उठते हुए महेंद्र ने कहा, चुन्नी, मेरे हृदय की मणि, मैं तुम्हें अपने हृदय में सबसे ऊपर धारण कर रखूंगा। वहां और कोई भी तुम्हारे आगे नहीं बढ़ सकता। तब आशा ने दृढ़ चित्त से सब तरह के आत्मत्याग के लिए तैयार होकर पति की सेवा में अपनी सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना पेश की। बोली, तुम मुझे रोज एक चिट्ठी दिया करोगे? तुम भी दिया करोगी? मुझे क्या लिखना आता है? महेंद्र ने उसकी लटों को कान तक खींचते हुए कहा, तुम चारू पाठ के अक्षय कुमार दत्त से अच्छा लिख सकती हो। चलो रहने दो, मजाक मत उड़ाओ। जाने के पहले आशा यथासाध्य अपने हाथ से महेंद्र का ट्रंक सजाने बैठी। महेंद्र के मोटे मोटे जाड़े के कपड़े ठीक तौर से तहाना और बक्स में रखना जरा मुश्किल काम है। दोनों ने मिलकर किसी तरह दाब दूब कर एक बक्स का सामान 2 बक्सों में रखकर छुट्टी पाई। फिर भी गलती से जो बाकी रह गया, उससे और भी कई गठरियां बन गई। इस विषय में आशा को यद्यपि काफी लज्जा मालूम हुई, फिर भी दोनों की छीना झपटी, कौतुक और परस्पर एक दूसरे के प्रति दोषारोप से पहले जैसा एक आनंद का दिन वापस आ गया और आशा इस बात को बिल्कुल भूल ही गई कि यह विदा की तैयारियां हो रही हैं। साइस ने 8-10 बार महेंद्र को गाड़ी तैयार की बात याद दिलाई, पर महेंद्र ने उधर ध्यान ही नहीं दिया और अंत में झुंझलाकर बोल उठा, जाओ घोड़े खोल दो। प्रभात धीरे धीरे अपराह्न हो गया और अपराह्न से संध्या हो गई और तब कहीं स्वास्थ्य का ख्याल रखने और नियमित चिट्ठी लिखने की बार बार हिदायत देते हुए भाराक्रांत हृदय से दोनों ने किसी तरह विच्छेद अध्याय पूरा किया। आज 2 दिन हुए राजलक्ष्मी ने पथ्य लिया है। शाम के वक्त मोटा गर्म कपड़ा ओढ़े हुए विनोदनी के साथ ताश खेल रही थी। आज उनके शरीर में किसी तरह का अवसाद नहीं है। महेंद्र ने उनके कमरे में जाकर विनोदनी की तरफ जरा भी न देखकर माँ से कहा, माँ, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी पड़ी है। यहाँ रहने से बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कॉलेज के पास मेस में रहने का इंतजाम किया है। आज से वहीं रहूंगा। राजलक्ष्मी भीतर से रूठी हुई सी बोली, ठीक है, जाओ। पढ़ाई का नुकसान करके यहाँ कैसे रह सकते हो? यद्यपि उनका रोग अच्छा हो गया है, फिर भी महेंद्र के जाने की बात सुनकर वे अपने को रुग्ण और दुर्बल अनुभव करने लगी और विनोदनी से बोली, जरा तकिया तो बढ़ा देना बेटी। और तकिए का सहारा लेकर लेटी रही।
विनोदनी धीरे धीरे उनकी देह पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र ने एक बार माँ के माथे से हाथ लगाकर देखा और फिर नाड़ी देखने लगा। राजलक्ष्मी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नाड़ी देखकर तो सब समझ लिया, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छी हूं। इतना कहकर वे कमजोरी के साथ करवट लेकर पड़ी रही। महेंद्र विनोदनी से किसी तरह का विदाई का शिष्ट संभाषण किए बिना ही मां को प्रणाम करके चला गया। विनोदनी मन ही मन सोचने लगी, बात क्या है? मान हुआ है या नाराजी है या भय है? मुझे दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं, मेस में जाकर रहेंगे, देखो कितने दिन रहते हैं। किंतु विनोदनी के भीतर भी एक तरह का अशांत भाव उपस्थित हुआ। महेंद्र को वह प्रतिदिन नाना जालों में फंसाती और नाना वाणों से घायल करती रहती थी। उसका वह काम मानो इधर से उधर करवट लेने लगा। इस घर से उसका सारा नशा ही जाता रहा। महेंद्र वर्जित आशा उसके लिए नितांत स्वादहीन हो गई। आशा के प्रति महेंद्र का लाड़ प्यार, खातिर जतन विनोदनी के प्रणय वंचित चित्त को सर्वदा ही आलोड़ित करता रहता था, और वह आलोड़न विनोदनी की विरहिणी की कल्पना को जो वेदना में जागरूक बनाए रखता था, उसमें उग्र उत्तेजना जो थी। जिस महेंद्र ने विनोदनी को उसके संपूर्ण जीवन की सार्थकता से भ्रष्ट कर दिया है, जिस महेंद्र ने उस जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके आशा सरीखी क्षीण बुद्धि दीन प्रकृति बालिका को वरण किया है, उससे विनोदनी प्रेम करे या विद्वेष करे, उसे कठोर दंड दे या अपना हृदय अर्पण कर दे, विनोदनी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही है। महेंद्र ने उसके मन में एक तरह की ज्वाला सुलगा दी है। वह ज्वाला प्रेम की है या डाह की या दोनों का सम्मिश्रण है, विनोदनी से कुछ निर्णय करते नहीं बनता। वह मन ही मन तीव्र हंसी हंसकर कहती है, किसी नारी की क्या मुझ जैसी दशा हुई है? मैं मरना चाहती हूं या मारना, इतना भी न समझ सकी। किंतु चाहे किसी भी कारण से हो, दग्ध होने के लिए हो या दग्ध करने के लिए, महेंद्र की उसे सख्त जरूरत है। आखिर वह अपने विष के बुझे अग्निबाण इस संसार में कहां चलाए? जल्दी जल्दी सांस लेते हुए वह मन ही मन कहने लगी, वह जाएगा कहां? उसे लौटना ही पड़ेगा, मेरा है वह। शीघ्र ही महेंद्र को अपने छात्रावास में परिचित हस्ताक्षरों की लिखी एक चिट्ठी मिली। दिन के कोलाहल और भीड़ भंबड़ में उससे चिट्ठी खोली नहीं, छाती के पास जेब में रख ली। कॉलेज में लेक्चर सुनते सुनते और अस्पताल में घूमते घूमते अकस्मात एक एक बार उसे याद उठती रही कि प्यार की एक चिड़िया उसकी छाती में नीड़ बनाकर सो रही है। उसे जगाते ही उसका संपूर्ण कोमल कुंजन उसके कानों में ध्वनित हो उठेगा। संध्या के समय महेंद्र अपने निर्जन कमरे में लैंप के उजाले में कुर्सी पर आराम से बैठ गया। जेब में से अपनी देह से तप्त चिट्ठी निकाल ली। बहुत देर तक चिट्ठी न खोलकर लिफाफे के ऊपर का पता देखता रहा। वह जानता है कि चिट्ठी में ज्यादा कुछ नहीं है और इसकी कोई संभावना भी नहीं थी कि आशा अपने मन के भावों को ठीक तरह से व्यक्त कर सकेगी। केवल उसकी कच्ची लिखावट और टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में उसकी मन की बातों की कल्पना कर लेनी होगी। आशा के हाथ के कच्चे अक्षरों में बड़े जतन से लिखे हुए अपने नाम को पढ़कर महेंद्र को अपने नाम के साथ मानो एक रागिनी सुनाई दी, जो साध्वी नारी हृदय के अति निर्भत वैकुंठ लोक से आता हुआ निर्मल प्रेम का संगीत था। इस 2-1 दिन के विच्छेद में महेंद्र के मन से दीर्घ मिलन का संपूर्ण अवसाद दूर होकर सरला वधू की नवीन प्रेम से उद्भासित सुख स्मृति फिर उज्जवल हो उठी। इधर अंत के दिनों में रोजमर्रा की घर गृहस्थी की त्रुटि विच्युतियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वह सब दूर हो गया और अब केवल एक कार्यहीन कारणहीन विशुद्ध प्रेमानंद के आलोक में आशा की मानसी मूर्ति उसके हृदय में प्राण पाकर जाग उठी। महेंद्र ने अत्यंत धीरे धीरे लिफाफा फाड़कर चिट्ठी निकाली और उसे अपने ललाट पर कपोलों पर फेरने लगा। किसी दिन महेंद्र ने जो एसेंस आशा को उपहार में दिया था, उसकी सुगंध उतावले दीर्घ निश्वास की तरह चिट्ठी के कागजों में से निकलकर महेंद्र के हृदय में घुस गई। तह खोलकर उसने चिट्ठी पढ़ी, किंतु यह क्या? जैसी टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां हैं वैसी सीधी सीधी भाषा तो नहीं है।
कच्ची लिखावट है, किंतु बातें तो उससे मेल नहीं खाती। चिट्ठी में लिखा है, प्रियतम, जिसे भूलने के लिए तुम चले गए हो, इस चिट्ठी में उसकी याद क्यों दिलाऊं? जिस लता को तुमने तोड़कर फेंक दिया है, वह अब क्या मुंह लेकर किसी बिरते के बूते से लिपट कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करे? क्यों नहीं वह मिट्टी के साथ मिट्टी होकर, धूल के साथ धूल बनकर धूल में समा गई? किंतु इतने से तुम्हारी क्या हानि होगी नाथ? क्षण भर के लिए याद भी आ गई तो क्या हुआ? मन में वह कितनी चोट पहुंचाएगी? और यहाँ तुम्हारी उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में चुभी रह गई, वह कांटा दिन भर रात भर सब काम में, सब चिंता में, जहां भी चलती फिरती हूँ, जिधर भी हिलती डुलती हूँ, उसी तरफ मुझे चुभता रहता है। तुम जैसे भूल गए हो, मुझे भी भूलने का वैसा ही कोई उपाय बता दो ना। नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया था, वह क्या मेरा ही अपराध था? मैंने क्या स्वप्न में भी उतने सौभाग्य की आशा की थी? मैं कहां से आई, मुझे कौन जानता था? मेरी तरफ अगर तुम आंख उठाकर ना देखते, मुझे अगर तुम्हारे घर बिना वेतन की दासी होकर रहना पड़ता, तो क्या मैं तुम्हें कोई दोष दे सकती थी? तुम अपने आप ही न जाने मेरे कौन से गुण पर मुग्ध हो गए। प्रियतम, क्या देखकर तुमने मेरा इतना आदर बढ़ाया, इतना लाड़ किया, और आज यदि बिना मेघ के वज्रपात ही हुआ, तो उस वज्र ने केवल झुलसाकर ही क्यों छोड़ दिया? मेरे इस देह मन को बिल्कुल जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया? इन 2 ही दिनों में बहुत सहा, बहुत सोचा, किंतु एक बात समझ में नहीं आई कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस कदर घेरे हुए हूं? मुझे तुम अपने घर के किसी एक कोने में अपने द्वार के बाहर डाल रखते, तब भी क्या मैं तुम्हारी नजरों में आती? अगर यह बात ठीक है, तो तुम क्यों गए? मेरे लिए क्या कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं था? मैं तो बहकर आई हूं, बहकर चली जाती। यह क्या चिट्ठी है? यह भाषा किसकी है? सो महेंद्र से छिपा न रहा। अकस्मात आहत मूर्छित की तरह महेंद्र इस चिट्ठी को पढ़कर स्तंभित रह गया। जिस लाइन पर उसका मन रेलगाड़ी की तरह पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, उस लाइन की विपरीत दिशा से एक धक्का खाकर उसका मन लाइन के बाहर जा पड़ा और उलट पुलट कर विकल होकर एक ढेर सा बनकर पड़ा रहा। बहुत देर सोचने के बाद फिर उसने 2-3 बार चिट्ठी पढ़ी। कुछ समय तक जो बात सुदूर आभास के समान थी, आज वह मानो प्रस्फुटित हो उठी। उसके जीवनाकाश में एक कोने में जो धूमकेतु छाया सा दिखाई पड़ रहा था, आज उसकी उद्यत विशाल पूंछ अग्निरेखा में दीप्यमान होकर दिखाई देने लगी। यह चिट्ठी विनोदनी की ही है। सरला आशा ने अपनी जानकर लिख दी है। जो बातें पहले उसने कभी सोची तक नहीं, विनोदनी के कहे अनुसार चिट्ठी लिखते समय वे बातें उसके मन में जाग उठने लगी। नकल की हुई बातें बाहर से बद्धमूल होकर उसके लिए हार्दिक हो गईं। जो नई वेदना उसके हृदय में पैदा हुई थी, इस तरह इतनी सुंदरता से आशा उसे हरगिज व्यक्त नहीं कर सकती थी। वह सोचने लगी थी, सखी मेरे मन की बात ऐसी अच्छी तरह कैसे समझ गई, और कैसे वह इतनी अच्छी तरह प्रकट कर सकी। अपनी अतरंग सखी को आशा ने मानो और भी आग्रह के साथ अपना लिया। कारण जो व्यथा उसके मन के भीतर है, उसकी भाषा है उसकी सखी के पास। वह इतनी ज्यादा निरुपाय है। महेंद्र कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बाहें चढ़ाकर विनोदनी पर क्रोध करने की भरसक कोशिश करने लगा, किंतु क्रोध आने लगा आशा पर। देखो तो सही, आशा की यह कैसी मूर्खता है, पति के प्रति यह कैसा अत्याचार है। कहता हुआ वह कुर्सी पर बैठ गया और प्रमाण स्वरूप फिर चिट्ठी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते भीतर ही भीतर उसके हर्ष का संचार होने लगा। चिट्ठी को उसने आशा की ही चिट्ठी समझकर बार बार पढ़ने की कोशिश की, किंतु यह भाषा तो किसी भी तरह सरला आशा की याद नहीं दिलाती। 2-4 लाइन पढ़ते ही एक तरह का सुखोन्मादकारी संदेह फेनिल मदरा की तरह उसके मन के चारों तरफ निकल निकल कर फैलने लगा। इस प्रचंड किंतु व्यक्त
निषिद्ध किंतु निकटागत, विषाक्त किंतु मधुर, एक समय में उपहृत किंतु प्रत्याहृत। प्रेम के आभास ने महेंद्र को पागल कर दिया। उसका जी चाहने लगा कि अपने हाथ पैर में कहीं एक जगह छुरी भोंक कर और कुछ करके नशा छुड़ा कर मन को और किसी तरफ विक्षिप्त कर दे। सहसा वह टेबल पर जोर से मुक्का जमाकर उछल पड़ा और बोल उठा, हटाओ, चिट्ठी को जला डालो। और फिर वह चिट्ठी को लैंप के पास ले गया, पर जलाई नहीं। फिर एक बार उसे पढ़ने लगा। दूसरे दिन सवेरे नौकर को महेंद्र की टेबल से कागज की बहुत सी राख झाड़नी पड़ी, किंतु वह आशा की चिट्ठी की राख नहीं थी। चिट्ठी के जवाब में की गई बहुत सी अधूरी कोशिशों को महेंद्र ने जलाकर खाक कर दिया था। इस बीच में और भी एक चिट्ठी आ पहुंची। उसमें लिखा था, तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अच्छा ही किया, ठीक बातें तो लिखने में नहीं आती। तुम्हारा जो जवाब है उसे मैं मन ही मन समझे लेती हूं। भक्त जब अपने देवता को पुकारता है तो देवता क्या मुंह की बातों से जवाब देते हैं। आशा है दुखिया का विल्व पत्र चरणों में स्थान पा चुका होगा, किंतु भक्त की पूजा ग्रहण करने में शिव का यदि तपोभंग हो तो उससे नाराज ना होना मेरे हृदय देव। तुम वर दो या ना दो, आंख उठाकर देखो या ना देखो, पूजा बिना किए तो भक्त की और कोई गति नहीं। इसी से आज यह छोटा सा पत्र लिख रही हूं। हे मेरे पाषाण देवता, तुम अविचलित बने रहना। महेंद्र फिर चिट्ठी का जवाब लिखने बैठा, किंतु आशा को लिखते लिखते विनोदिनी की बातों का उत्तर अपने आप लेखनी के मुंह से निकल पड़ता है। ढक के छिपा के कौशल करते लिखते नहीं बनता। बहुत से पत्र लिखते और फाड़ते फाड़ते आधी से ज्यादा रात बीत गई। फिर एक लिखा भी तो उसे लिफाफे में भर कर उस पर आशा का नाम लिखते समय सहसा उसकी पीठ पर मानो चाबुक सा आ पड़ा। मानो कोई बोल उठा, अरे पाखंडी, विश्वासघातक विश्वस्त बालिका से ऐसी प्रताड़ना, ऐसी धोखेबाजी। महेंद्र ने उस चिट्ठी के सैकड़ों टुकड़े कर डाले और बाकी की रात उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर, उन पर अपना मुंह रखकर अपने आप को मानो अपनी दृष्टि से छिपाने की कोशिश में बिता दी। फिर तीसरा पत्र आया। अब की बार लिखा है, जो बिल्कुल ही रूठना नहीं जानता वह क्या प्यार करता है। अपने प्रेम को अगर मैं अनादर अपमान से बचाकर न रख सकी तो उस प्रेम को मैं तुम्हें दूंगी कैसे। तुम्हारे मन को शायद मैं ठीक से समझ नहीं सकी हूँ, इसी से इतना साहस कर रही हूँ। और इसी से जबकि तुम मुझे छोड़कर चले गए तब भी मैंने खुद आगे बढ़कर तुम्हें चिट्ठी लिखी, और जबकि तुम चुप थे तब भी मैं अपने मन की बात कहती गई। किंतु मैंने अगर तुम्हें गलत समझा हो तो क्या वह सिर्फ मेरा ही दोष है। एक बार शुरू से आखिर तक सब बातें सोच तो देखो। मैंने जो कुछ समझा था सो क्या तुम्ही ने नहीं समझाया। कुछ भी हो, गलत हो या सही, जो मैं लिख चुकी हूं वह मिटाया नहीं जा सकता। जो मैं दे चुकी हूं उसे वापस नहीं ले सकती। यही मेरा पछतावा है। छी छी, ऐसी लज्जा की बात भी नारी के भाग्य में बदी होती है। किंतु इसके माने यह मत समझ लेना कि जो प्यार करता है वह अपने प्यार को बराबर अपदस्थ करने देगा। यदि मेरी चिट्ठियों की तुम्हें जरूरत ना हो तो रहने दो। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो बस यही खत्म है। इसके बाद महेंद्र से रहा नहीं गया। उसने सोचा, मैं आशा की चिट्ठियों से नाराज होकर ही घर लौट रहा हूँ। विनोदिनी ने समझा होगा कि मैं उसे भूलने के लिए ही घर छोड़कर भागा हूँ। विनोदिनी की इस स्पर्धा को हाथों हाथ अप्रमाणित करने के लिए महेंद्र को उसी वक्त घर लौटने का संकल्प करना पड़ा। इसी समय बिहारी आ गया। बिहारी को देखते ही महेंद्र का भीतर का पुलक सहसा मानो दूना हो उठा। इसके पहले तरह तरह के संदेहों से भीतर ही भीतर बिहारी के प्रति उसकी ईर्ष्या बढ़ रही थी और दोनों की मित्रता क्लिष्ट होने लगी थी। पत्र पढ़ने के बाद आज उसने अपना संपूर्ण ईर्ष्या भाव छोड़कर अतिरिक्त आवेग के साथ बिहारी को ग्रहण किया। कुर्सी से उठकर उसने बिहारी की पीठ थपथपाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास कुर्सी पर बैठा लिया। किंतु बिहारी का चेहरा आज उदास था। महेंद्र ने सोचा, बेचारा इस बीच में जरूर विनोदिनी से मिला होगा और वहां से धक्का खाकर यहाँ आया होगा।
महेंद्र ने पूछा, इधर तुम हमारे साथ घर गए थे क्या? अभी वहीं से आ रहा हूं। महेंद्र ने बिहारी की वेदना की कल्पना करके मन ही मन जरा कुतूहल अनुभव किया। उसने अपने मन में कहा, भागा बिहारी, स्त्रियों के प्रेम से बिल्कुल ही वंचित रहा बेचारा। और फिर उसने अपनी छाती के पास की जेब पर हाथ रखकर जरा मसक कर देखा। भीतर से तीनों चिट्ठियां खड़खड़ा उठी। महेंद्र ने पूछा, कैसा देखा सबको? बिहारी ने उसकी बात का कोई जवाब न देकर पूछा, घर छोड़कर तुम यहां कैसे? आजकल जो प्राय नाइट ड्यूटी पड़ती है इसलिए घर से आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी। इसके पहले भी तो नाइट ड्यूटी पड़ा करती थी, तब तो तुम्हें घर छोड़ते नहीं देखा। मन में किसी तरह का संदेह हो रहा है क्या? नहीं, हंसी की बात नहीं। चलो अब घर चलो। महेंद्र घर लौटने के लिए तैयार था, किंतु बिहारी का अनुरोध सुनकर मुस्कुराने लगा, मानो घर जाने का उसे कोई आग्रह ही ना हो। बोला, यह कैसे हो सकता है बिहारी? फिर तो मेरा यह साल ही नष्ट हो जाएगा। देखो भाई साहब, मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूं। मुझे तुम गलत समझाने की कोशिश ना करो। यह तुम अन्याय कर रहे हो। किस पर अन्याय कर रहा हूं जज साहब? बिहारी नाराज होकर बोल उठा, तुम हमेशा से अपने हृदय की बड़ाई करते आए हो। तुम्हारा वह हृदय अब चला कहां गया भाई साहब? फिलहाल कॉलेज के अस्पताल में। बस अब रहने दो भाई साहब, रहने दो। तुम यहाँ मेरे साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हो और आशा वहां चारों तरफ रोते रोते प्राण दिए दे रही है। आशा की रोने की बात सुनते ही महेंद्र के मन पर सहसा एक गहरी चोट पहुंची। संसार में और भी किसी को कोई सुख दुख हो सकता है, महेंद्र के नए नशे में इस बात के लिए जगह ही नहीं मिली थी। आज सहसा उसका हृदय मन चौंक पड़ा। बोला, आशा रो क्यों रही है? यह बात तुम्हें नहीं मालूम, मुझे मालूम है। तुम्हारे भाई साहब सर्वज्ञ नहीं है, इसके लिए गुस्सा होना हो तो उनके सृष्टिकर्ता पर होना चाहिए। बिहारी के इस प्रबल आवेग को देखकर महेंद्र को आश्चर्य हुआ। महेंद्र जानता था कि बिहारी के हृदय नाम की कोई बला नहीं। तो फिर उसे यह बीमारी कब से हो गई? जिस दिन कुमारी आशा को देखने गया था उसी दिन से क्या? बेचारा बिहारी। महेंद्र ने मन ही मन बिहारी से बेचारा जरूर कहा, किंतु उसे दुख का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि कुछ मजा ही आया। आशा का मन एकांत रूप से किस तरफ है, इस बात को महेंद्र निश्चित जानना चाहता था। दूसरों के लिए जो कामना की वस्तु है, किंतु अधिकार के बाहर होने से मिल नहीं सकती, मेरे आगे उसने हमेशा के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया है। इस बात का अनुभव करके मारे गर्व के वह फूला नहीं समाया। महेंद्र ने बिहारी से कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक गाड़ी मंगवाओ।